बस एक भूल, शादी की वह रात जब बड़ी बेटी मधु की शादी में विद्यासागर के घर शहनाई बज रही थी, तो खुशी से उनकी आंखें भर आई। उधर बारातियों के बीच बैठे राजेश के पिता का भी कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके इकलौते बेटे की शादी मधु जैसी सुंदर व सुशील लड़की से हो रही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शादी उनके लिए सिरदर्द बनने वाली है। शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि मधु राजेश को नामर्द बताकर मायके आ गई। यह दोनों परिवारों के गांवों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। सब अपनी अपनी कहानियां बनाने लगे। कोई कहता कि राजेश ज्यादा शराब पीकर नामर्द बन गया है, तो कोई कहता कि वह पैदाइश नामर्द था। इससे दोनों परिवारों की इज्जत धूल में मिल गई। राजेश जहां भी जाता, गांव वालों से यही सुनने को मिलता कि उन्हें तो पहले से ही मालूम था कि आजकल की लड़की उस जैसे गवार के साथ नहीं रह सकती। विद्यासागर के दुखों का तो कोई अंत ही नहीं था। वे बस एक ही बात कहते, मैं अपनी बेटी को कैसी खाई में धकेल रहा था। मधु के घर में मातम पसरा हुआ था, पर जैसे उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। मधु की ससुराल वाले बस यही चाहते थे कि वे किसी तरह से मधु को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि गांव वाले उनको इतने ताने मार रहे थे कि उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। मधु के मायके में जितना मातम दिख रहा था, उतना ही भीतर कहीं मधु के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक थी। सब रो रहे थे, माँ, पिता, विद्यासागर, छोटी बहनें, पर मधु चुप थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे कोई फैसले पर मुहर लग चुकी हो। दूसरी ओर राजेश के घर में अजीब अफरा तफरी थी। लोगों के तानों ने घाव से भी ज्यादा चोट पहुंचाई थी। राजेश घर से बाहर निकलते ही 10 निगाहों वालों के सवालों से टूट जाता। उसकी माँ मुश्किल बेटे को कोने में बिठाकर समझाती, बेटा, लोग कुछ भी कहें, तू उनकी बातों पर ध्यान मत दे, सब ठीक हो जाएगा, मधु आ जाएगी। राजेश का गला भर आता, पर बोलने को कुछ नहीं बचता। इधर विद्यासागर बेटी को वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मधु किसी हाल में राजेश के घर जाने को तैयार नहीं थी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि राजेश के पिता खुद विद्यासागर के घर आए और फोल्डेड हैंड्स में बोले, भाई साहब, लोग हमारी हंसी बना रहे हैं। बेटा, एक बार बात तो कर ले मधु से, कोशिश तो करें। पर मधु ने सुनने से इनकार कर दिया। उससे कहा, मैं उस आदमी के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। वो तो मर्द ही नहीं है। क्या जिंदगी भर बदनामी लेकर जीऊं मैं? उसके शब्द सुनकर विद्यासागर भीतर से टूट गए। घर में पड़ी बेइज्जती की आग ससुराल तक पहुंच चुकी थी। आखिर रसोई की 4 दीवारों की बातें, गांव की हवाओं को कब तक रोका जा सकता था? शाम होते होते राजेश ने खुद मोबाइल उठाकर मधु को कॉल किया। वह कुछ कहना चाहता था, शायद अपनी बात बताना, शायद अपनी बेइज्जती का बचाव करना। लेकिन मधु ने फोन उठाते ही ठंडे स्वर में कहा, मुझे परेशान मत करना, मैंने सब सोच समझकर फैसला लिया है। मेरे पास वापस आने की बात मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिर कॉल कट गया। उस रात राजेश पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसने पिता के सामने सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। पिता ने पहली बार अपने बेटे को इस तरह बिखरते देखा। माँ ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, मेरी किस्मत में ये दिन भी लिखे थे क्या? पर सारे आंसुओं, दर्द और बदनामी के बीच कोई नहीं समझ पा रहा था कि दोनों परिवारों के बीच असल सच्चाई क्या थी। क्यों इतना बड़ा आरोप? क्या सच में राजेश में कोई कमी थी, या मधु के मन में कोई और बात चल रही थी, या फिर यह केवल एक बहाना था किसी ऐसी चीज को छुपाने के लिए जिसकी भनक किसी को नहीं थी? सत्य कहीं छुपा हुआ था और कुछ ही दिनों में उस पर से परत दर परत पर्दा उठने वाला था। मधु के मायके में अगले कुछ दिनों तक सन्नाटा छाया रहा। घर के आंगन में बैठी उसकी माँ बस उसे देखती रहती, कभी सहानुभूति से, कभी हैरानी से। मधु किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस कमरे में बंद बैठी रहती, जैसे उसके भीतर बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा हो। उधर राजेश के घर में हालात बदतर होते जा रहे थे। गांव में लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। कोई कहता, अरे इतना शोर थी शादी का, अब इज्जत मिट्टी में मिल गई।
दूसरा जोड़ देता, आजकल की लड़कियां समझदार हो गई, कमी हो तो तुरंत भांप लेती है। राजेश हर एक ताना सुन सुनकर भीतर से खोखला होता जा रहा था। शाम को वह अपने कमरे में बैठा था कि उसके पिता धीरे से आए और बोले, बेटा मुझे सच्चाई बता, क्या सच में कोई समस्या है? राजेश ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, पिताजी मुझ में कोई कमी नहीं है, कसम खाता हूँ। शादी की रात जब बात करने गया, मधु का व्यवहार अजीब था। वो घबराई हुई लग रही थी, जैसे कहीं और मन लगा हो। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम सच बोल रहे हो ना? राजेश ने सिर झुका दिया, हाँ पिताजी, मुझे समझ नहीं आया उसने ऐसा आरोप क्यों लगा दिया। अगली सुबह मधु की सबसे करीब सहेली नैना उससे मिलने आई। सभी घर वाले बाहर थे तो कमरे में दोनों अकेले रह गई। नैना ने दरवाजा बंद किया और सीधे पूछा, सच बता मधु, क्या हुआ था? इतना बड़ा आरोप यूं ही नहीं लगाया जाता। मधु ने कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे से कहा, नैना मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पूरी सच्चाई मैं अभी किसी को नहीं बता सकती। क्यों? मधु ने गहरी सांस ली, क्योंकि अगर मैंने सब बता दिया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ मेरी ही नहीं। नैना स्तब्ध रह गई। तो फिर आरोप क्यों लगाया? मधु ने धीरे धीरे आंसू पोंछे, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, जैसे वह किसी ऐसे रहस्य से जुड़ रही हो जिससे बताना जानलेवा हो। इसी दौरान गांव में एक और अफवाह उड़ चली कि मधु शादी से 2 दिन पहले शहर गई थी। कोई पुराना प्रेम प्रसंग था जिसे किसी ने देख लिया था। नाम नहीं पता था, लेकिन बात फैल गई कि शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए उसने बहाना बना दिया। यह सुनकर विद्यासागर आग बबूला हो गए। उन्होंने वही रात में गांव पंचों को बुलाया और घोषणा कर दी, मेरी बेटी की इज्जत पर उंगली उठाने वालों की खैर नहीं। वह जो कहना चाहती थी वह पंचायत के सामने कही। अगली शाम दोनों परिवार, पूरा गांव पंचायत चौपाल पर जमा हो गया। सबकी आंखें मधु पर टिकी थी। हवा में अजीब सा तनाव तैर रहा था। राजेश भी आया, थका हुआ, टूटा हुआ, पर सच्चाई साबित करने को तैयार। सरपंच ने कहा, मधु तुमने पति पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, अब सच्चाई बताओ। पूरा चौपाल शांत हो गया। मधु ने कांपते होठों से बोलना शुरू किया, हाँ मैंने कहा कि राजेश नामर्द है, पर यह सिर्फ आधी सच्चाई थी। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। मधु ने आगे बताया, असल सच्चाई यह है कि शादी की रात मुझे पता चला कि राजेश की जिंदगी में कोई और लड़की है, एक ऐसी लड़की जो उस पर हक जताती है। राजेश के मोबाइल पर आए मैसेज और तस्वीरें मैंने देखी। राजेश ने चौंक कर सिर उठाया, झूठ, यह सरासर झूठ है। मधु ने जेब से एक फोन निकाला, ये वो मैसेज है उसी रात के। सब बर्थ होल्ड कर रहे थे। अगर मैं उस समय सारी बात बताती तो बात हद से आगे बढ़ जाती, इसीलिए मैंने वही रास्ता चुना जो सबसे आसान था और सबसे दर्दनाक भी। पूरे चौपाल में सन्नाटा। राजेश घबरा कर बोला, कौन सी लड़की? कौन? मधु ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी बचपन की दोस्त सुहानी। भीड़ में एक जोर सा शोर उठा। राजेश सफेद पड़ गया। उसकी माँ चीखते हुए बोली, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या मधु सच बोल रही थी या यह सिर्फ एक अच्छी तरह बनाया गया झूठ था? क्या सच में सुहानी और राजेश के बीच कुछ था या किसी ने मधु को गुमराह किया? अब राजेश को अपना सच साबित करना होगा और मधु को अपने आरोप। बस असली परतें अभी खुलनी बाकी है। चौपाल में जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मधु के शब्दों ने पूरे गांव को हिला दिया। हर निगाह अब राजेश पर टिक गई थी। उसके चेहरे पर दहशत, सदमे और अपमान की मिलीजुली छाया थी। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, राजेश तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? राजेश ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। सुहानी सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है, इसके अलावा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। भीड़ से आवाज आई, तो फिर मैसेज और फोटो कैसे आए? राजेश के पिता ने तेज स्वर में कहा, हाँ बेटा बता, सच छुपा मत। राजेश ने गहरी सांस ली, मुझे खुद नहीं पता मेरे फोन में वो मैसेज कैसे आए। मैं कसम खाता हूँ मैंने न तो उन मैसेज को लिखा न भेजा था। शादी की रात मधु अचानक कमरे से बाहर चली गई। उसने
कुछ भी मुझसे पूछने की कोशिश ही नहीं की। मधु ने तीखे स्वर में कहा, पूछती क्या सुनती? ये सब दोस्ती है, मुझे समझो, गलतफहमी है। इन झूठी दलीलों से क्या बदल जाता? कुछ देर की चुप्पी के बाद सरपंच ने कहा, सुहानी को बुलाया जाए, आज फैसला होना चाहिए। 20 मिनट बाद सुहानी चौपाल पहुंची, घूंघट सी चुप्पी लिए, माथे पर चिंता की लकीरें। आते ही उसने देखा पूरा गांव घूर रहा है। उसका दिल धड़क उठा। सरपंच ने पूछा, सुहानी, सच क्या है? सुहानी की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं राजेश से बचपन से दोस्ती करती हूँ, पर हमारी दोस्ती को लोग हमेशा गलत समझते रहे। हमारी कभी कोई गलत भावना नहीं थी। भीड़ में हलचल हुई। तो फिर वो मैसेज? किसी ने चिल्लाया। सुहानी ने रोते हुए कहा, वो मैसेज मैंने नहीं लिखे। शादी की रात मैं अस्पताल में थी, मेरी माँ की हालत खराब थी। मेरे फोन से किसी ने मैसेज भेजे। मुझे तो अगले दिन पता चला जब गांव की औरतें मेरी माँ के कमरे में आकर तमाशा बनाने लगी। सब हैरान रह गए। राजेश ने पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। अगर सुहानी ने नहीं भेजे तो भेजा किसने? मधु की आंखों में अचानक कंपन उठी। मधु थोड़ी देर तक सुहानी को देखती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन उस रात मैंने खुद सुहानी का फोन देखा था। अचानक सुहानी ने कहा, हाँ मधु, तुमने फोन देखा था, पर जिस हाथ में वो फोन था वो मेरा नहीं था। पूरे चौपाल में सन्नाटा जम गया। सरपंच ने पूछा, मतलब? सुहानी ने गहरी आवाज में कहा, उस रात मेरे फोन का इस्तेमाल किसी और ने किया और वो व्यक्ति यही मौजूद है। सबकी आंखें फैल गई। पल भर में हर कोई अनुमान लगाने का लगा कि कौन हो सकता है। उसने चारों ओर देखा और फिर धीमे पर मजबूत स्वर में बोली, वो व्यक्ति मधु का अपना चचेरा भाई आकाश है। भीड़ में शोर उठ पड़ा। क्या? आकाश क्यों करेगा ऐसा? मधु का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होठ कांपने लगे। कुछ ही पलों में आकाश को चौपाल में लाकर खड़ा कर दिया गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सरपंच गरजा, सच सच बोल, क्या तुमने ही मैसेज भेजे थे? कुछ पल चुप रहने के बाद आकाश टूट कर बोला, हाँ, मैंने भेजे थे। चौपाल जड़ हो गया। मधु की माँ चीख उठी, क्यों किया तूने ऐसा? आकाश ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्योंकि मैं मधु से शादी करना चाहता था, बचपन से चाहता था, पर मामा जी ने उसे किसी शहर के लड़के से शादी कर दी। मुझे लगा अगर शादी टूट जाएगी तो मैं उसकी जिंदगी में वापस जगह बना सकता हूँ। मधु पत्थर की तरह खड़ी रह गई। राजेश के पिता का गुस्सा फट पड़ा। एक लड़के की इज्जत के लिए तूने पूरे गांव जलाया, 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। सरपंच ने गुस्से में कहा, ऐसा झूठा इल्जाम, औरत की मर्यादा और मर्द की इज्जत दोनों की हत्या है। अब हर निगाह मधु पर थी। सरपंच बोला, अब तुम बताओ मधु, क्या तुम राजेश से माफी मांगकर उसके साथ वापस जाओगी? मधु की आंखों से पहली बार आंसू फूट पड़े। वह फपकती आवाज में बोली, मैंने जानबूझकर आरोप नहीं लगाया था, मुझे लगा था सब सच है। मैं डरी हुई थी, टूट गई थी। शांत स्वर में राजेश ने कहा, गलत फहमी में भी किसी की मर्दांगी पर उंगली उठाना सबसे बड़ा जख्म है, जिसके निशान जिंदगी भर नहीं मिटते। भीड़ ने सहमति में सिर हिलाया। मधु रोते हुए बोली, राजेश, मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सबकी सांसें थम गई। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ा, मधु के सामने खड़ा हुआ और बोला, मधु, शादी भरोसे से चलती है और मेरे अंदर वो भरोसा अब नहीं बचा। मधु का दिल चीर गया। राजेश ने आगे कहा, मैं तलाक चाहता हूँ, क्योंकि घाव भर सकते हैं, लेकिन टूटे विश्वास की आवाज हमेशा गूंजती रहती है। चौपाल में फिर सन्नाटा जम गया। मधु जमीन पर बैठ गई, सिर पकड़कर रोने लगी। सुहानी ने राजेश की ओर देखा, सम्मान से, गर्व से, और गांव में पहली बार चर्चा यह थी, इज्जत सिर्फ औरत की नहीं होती, मर्द की भी होती है। गलतफहमी में दिए गए शब्द जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सच्चाई से पहले फैसला देना सबसे बड़ी मूर्खता है। भरोसा हर रिश्ते की नींव है।